Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will understand what is the concept of present discounted value. Present discounted value का meaning क्या होता है, किस तरीके से figure out करना है इसको, अलग अलग तरीके के कैश फ्लोज, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में के बीच में अगर आपको डिसाइड करना है, देन हाउ कैन यू यूज दिस कॉन्सेप्ट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. एंड सो हम लोग एक्सेल का यूज करेंगे थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए. वील जस्ट डू सम एग्जांपल्स यूजिंग दैट, and that's how we will be understanding the concept. So that will be the agenda for this particular video. So without further ado, let's get started. So let's start the discussion by taking an example. So let's say कि आपके पास 1000 रुपीज है. आपने क्या किया, 1000 रुपीज को बैंक में जमा कर दिया. ठीक है, बैंक पेज यू सम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कीप द मनी. So the money that you invested, let's say that is 1000 rupees, and जो भी rate of interest आपको उस amount पे मिल रहा है, that is 10% per annum. So every single year your money 10% से उसकी value increase हो जाती है. So that is the interest that you get. एंड एक साल के बाद जो भी 10% वैल्यू है वो आपके मनी में ऐड हो जाती है और फिर उसी पे इंटरेस्ट लगता रहता है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द सिचुएशन नाउ. ठीक है, सो देखो, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना. सो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है उसके आइडिया को समझने के लिए लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल. सो द क्वेश्चन इज कि अगर आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, तो एक साल के बाद हाउ मच मनी आर यू गोइंग टू गेट. यू आर गोइंग टू गेट दिस मच. जो भी आपकी मनी है 1000, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस वट एवर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो दिस 10 एक्चुअली बिकम्स 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.1. सो 1 प्लस 0.1, उसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, सो एक साल के बाद ये 1000 रुपीज 1100 बन जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो 1000 रुपीज आपने मनी डिपॉजिट की थी, ये 2 साल के बाद कितनी हो गई है. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ये जो 1 ईयर पे पैसे मिले थे ये 10% से ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, सो हाउ मच मनी डू यू गेट जो भी आपका 1100 है उस पे 10% इंटरेस्ट जितना भी बन रहा है. ठीक है, सिमिलरली थर्ड ईयर पे क्या हो रहा है, ये जो 1210 है ये 10% से ग्रो कर रहा है. फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, ये मनी 10% से ग्रो कर रही है. फिफ्थ ईयर में क्या हो रहा है, ये वाली जो फोर्थ ईयर वाली मनी है ये 10% रेट से ग्रो कर रही है. ठीक है, सो बेसिकली आप किस तरीके से अपना आपकी मनी किस रेट से ग्रो कर रही है वो अगर आप निकाल रहे हो, तो दैट इज हाउ यू आर डूइंग वॉट एवर इज योर amount initial that you invested into 1 plus whatever is your rate of interest and raised to the power जो भी ईयर पे आप बात कर रहे हो, whatever is the year that you are talking about. ठीक है, सो ईयर 1 है तो ये, ईयर 2 है तो N2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप वैल्यू निकालते हो ऑफ दैट सम ऑफ 1000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर. ठीक है, चलो लेट्स ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड लेट्स थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं और ऐसे समझते हैं. तो मैं अगर ये जानना चाहूँ, सो जो 1000 रुपीज आपके पास आज हैं और जो 1000 रुपीज कल होंगे, क्या उनकी वैल्यू सेम होने वाली है? yes or no? So take a 5-second pause and understand, is the 1000 rupees that you have right now today at this moment, क्या उसकी वैल्यू एक साल के बाद जो 1000 रुपीज आपको मिलने वाले हैं, is that exactly the same? So if you take your time, you will understand that जो 1000 रुपए आपको आज मिल रहे हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है. क्यों? क्योंकि आज अगर आपको 1000 रुपीज कोई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वो 1000 रुपीज बैंक में जाओगे, डिपॉजिट करोगे 10% इंटरेस्ट पे, और एक साल के बाद आपको 1100 रुपीज मिल जाएंगे, रादर देन गेटिंग 1000 रुपीज. सो यू सी, जो 1000 रुपीज एक साल के बाद मिलने वाले हैं वो कम वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग टुडे, क्योंकि यू हैव एन ऑप्शन टू डिपॉजिट इन द बैंक एंड गेट मोर मनी. तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मुझे एक साल बाद जो 1100 रुपए मिल रहे हैं उनकी आज के दिन टुडे क्या वैल्यू है,
उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 1100 रुपीज दैट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, सो जो 1100 रुपीज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकालते हैं? सो उसको अगर मुझे निकालना है तो आप क्या करते हो, जो भी आपका 1100 रुपीज है उसको आप डिवाइड कर देते हो 1 प्लस वॉट एवर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसका लॉजिक भी हमें समझ में आ गया कि मुझे वो 1100 रुपए की वैल्यू अगर पता करनी है कि आज के दिन कितनी है, तो एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि आज हाउ मच मनी डू यू नीड सो दैट यू नो अगर आप उसको बैंक में जमा करते हो तो कल को जाके वो 1100 हो जाए। सो वो जो 1100 1 ईयर के बाद आपको मिल रहा है उसकी आज के दिन वैल्यू जो है वो है 1000 रुपीज। ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। और इसको प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट से आप डिस्काउंट कर रहे हो, वैल्यू को कम कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, इसलिए उसको प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल देते हैं। लेट्स मूव अहेड इन द डिस्कशन एंड सी कि 2 साल के बाद हमें पता है कि अगर हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2 साल के बाद उनकी वैल्यू होने वाली है 1210, 1210। सो इफ समबडी आस्क यू कि ये जो 1210 रुपीज हैं जो 2 साल के बाद आपको मिलेंगे उसकी आज के दिन वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 1000। क्यों? क्योंकि ये 1000 आप बैंक में जमा करके 2 साल अगर रखोगे तो आपको 1210 रुपीज मिलेंगे एट द गोइंग इंटरेस्ट रेट। सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि जो 1210 रुपीज है उसकी प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है? 1000। तो अगर आपको वो निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये जो भी 1210 है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 1 प्लस वॉट एवर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड बिकॉज ईयर 2 है तो आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? सॉरी, आप पावर कहां तक लेके जा रहे हो? पावर 2। Similar logics we are doing after 3 years, after 4 years also, and after 5 years also. तो 5 ईयर में जो 1610.51 रुपीज मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1000। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हो। ठीक है, इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है कि 1000 रुपए की 1 साल के बाद वैल्यू क्या है? सो दैट्स लाइक फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 1000 रुपीज दैट यू गेट? सिमिलरली जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज के दिन कितनी वैल्यू है, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। तो जो भी आपको अमाउंट ऑफ मनी मिलने वाला है उसको आप अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू द पावर वॉट एवर द टाइम पीरियड दैट यू हैव, उससे अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। सो ये ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मूला बनाया है, इट्स जस्ट द फॉर्मूला जो जिस फॉर्मूला से हम 1000 से 1100 पे पहुंचे हैं हमने बस उसका रिवर्स किया है, राइट? कि ये जो 1000 इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n है दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। और अगर आपको फिर फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, दीज टू थिंग्स आर मान लो इक्वल, आपको जानना है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी वैल्यू कितनी है। तो जो भी आपको फ्यूचर में मिल रहा है उसको अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर से अगर डिवाइड कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सो बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू कैन यूज। ठीक है, दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला। ठीक है, सो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट जो भी आपका फ्यूचर सम, जो भी अमाउंट ऑफ मनी जो आप बात कर रहे हो उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो किससे? 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड देन यू रेज इट टू द पावर वट एवर इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू सी। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो सपोज समबडी सेज कि आपको कितना पैसा लगेगा, हाउ मच मनी दैट यू नीड टू कीप इन योर अकाउंट राइट नाउ अगर आपको अपने कॉलेज की फीस पे करनी है। ठीक है, सो मान लो आप अंडरग्रेड कोर्स कर रहे हो, नाउ इट्स फॉर 4 ईयर्स, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं मान लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि करंटली यू आर स्टडिंग, इस साल की पे हो गई है, बाकी 3 साल और पढ़ाई करनी है मान लो, तो पहले साल द कमिंग ईयर लेट्स से द फीस फॉर योर कॉलेज इज 25,000 रुपीज, इन द नेक्स्ट ईयर इट इज 30,000, इन द नेक्स्ट ईयर 35,000। तो ये आपके पेमेंट्स हैं जो आपको
फ्यूचर में ऑनर करने पड़ेंगे, मतलब ईयर 1 पे 25, ईयर 2 पे 30, ईयर 3 पे 35,000, ये पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके अकाउंट में आज कितने पैसे हम लोग जमा कर दें ताकि 1 साल के बाद 25,000 रुपए निकालें, 2 साल के बाद 30,000 निकालें, और 3 साल के बाद जब 35,000 निकालें तो आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मैं कितना अमाउंट, how much money do I need to deposit in my bank today so that, I can, without any worry, pay these 3 fees that are due on different time periods. तो मैं कितना अमाउंट डिपॉजिट करूं कि वो 1 साल के बाद 25,000 हो जाए, ठीक है, या मैं कितना अमाउंट डिपॉजिट करूं और जो 2 साल के बाद 30,000 हो जाए, या फिर मैं कितना अमाउंट डिपॉजिट करूं जो 3 साल के बाद 35,000 हो जाए। ये मेरा गोल है। सो मुझे क्या पता करना है कि टोटल मेरे को अपने बैंक में कितने पैसे रखने हैं ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस दे पाऊं, ठीक है। तो मैं बस ये देख लेती हूँ कि अच्छा मुझे कितने पैसे जमा करने हैं ताकि मेरे पहले साल की फीस चली जाए, कितने पैसे जमा करने ताकि दूसरे साल की फीस चले जाए, कितने पैसे जमा करने ताकि तीसरे साल की फीस मेरी चले जाए, ठीक है। सो अब धीरे धीरे स्टेप वाइज देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज आज कितने पैसे बैंक में डालें जो 1 साल के बाद 25,000 हो जाए। सो मान लो आपने x1 यूनिट अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक में जमा किया जो आपको पता है कि आप 1 साल के बाद निकालने वाले हो 25,000 फीस देने के लिए। तो ये जो x1 अगर आपने जमा किया 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 इंटू 1 प्लस वॉट एवर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको पता है कि भाई ये जो भी वैल्यू है ना x1 इंटू 1 प्लस आर, ये 25,000 के बराबर होनी चाहिए तभी आप फीस भर पाओगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये हो गई आपके पहले साल की कमिटमेंट पूरी, ठीक है। अब फिर आप सोचते हो कि अच्छा सिर्फ x1 से तो काम चलेगा नहीं, और पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि दूसरे साल में ये जो x2 अमाउंट है वो 2 साल में 30,000 के बराबर हो जाए ताकि मैं अपने सेकेंड ईयर की पेमेंट कर पाऊं। तो x2 अमाउंट अगर आप जमा कर रहे हो बैंक में उसकी 2 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस मच, और ये वैल्यू आपको कितनी चाहिए, 30,000, ठीक है। सिमिलरली हम लोग x3 के लिए भी यही करते हैं, और ये जो x3 है इसकी 3 साल के बाद वैल्यू हो जानी थी 35,000। सो आपका गोल है x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, ये आपका गोल है। तो आपको पता है x1 इंटू 1 प्लस आर इज 25,000, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 25,000 को डिवाइड कर दो 1 प्लस आर से। सो 25,000 को डिवाइड कर दो 1 प्लस आर से, आर मान लिया 10% है तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 22,727.27273। सो मतलब आपके बैंक में क्लोज टू 22,727 रुपए होने चाहिए। वो जो है 1 साल के बाद 25,000 हो जाएंगे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। सिमिलरली आपको देखना है कि भाई कितने पैसे जमा करें कि वो जो है 2 साल के बाद 30,000 हो जाए। सो ये जो 30,000 है इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2, देन यू गेट व्हाट 24,793, क्लोज टू दैट। सो इतने पैसे जमा करोगे तब वो 2 साल के बाद 30,000 के बराबर होंगे। एंड सिमिलरली हम लोग थर्ड ईयर की कमिटमेंट पूरी करने के लिए आज कितना डिपॉजिट करें वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड अब जो क्वेश्चन है कि टोटल कितने पैसे रखें बैंक में, तो वो क्या हो जाएगा, आप ये तीनों जो वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दो, दैट इज हाउ यू विल गेट इट। सो व्हेन यू add all these 3 values you are going to get 73,816 rupees 0.67 पैसे, ठीक है। तो द क्वेश्चन वाज कितने टोटल पैसे होने चाहिए ताकि इस तरीके की कमिटमेंट को ऑनर किया जा सके, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट, ठीक है। सो ये जो फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 73,816 है। इसका मतलब क्या है, इतने पैसे बैंक में चाहिए ताकि ये सारी कमिटमेंट पूरी हो सके, ठीक है। दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट ट्राई एंड राइट ऑल ऑफ दैट, because in your exams you're not going to use Excel, so you should know how to do it on a piece of paper. So let's do that. So let me start sharing the other screen now. So
लेट मी जस्ट राइट वट एवर आई जस्ट सेड। तो मान लो भाई आपके पास बहुत सारे अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको पे करने हैं इंस्टॉलमेंट्स में इस तरीके से, ठीक है। सो उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ n इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, n इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करने हैं, ठीक है। उनकी प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन उनकी वैल्यू क्या होगी, जो जो आपको इंस्टॉलमेंट्स फ्यूचर में पे करने हैं, ठीक है। सो ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये क्या है, A1, A2, A3। ये अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे हमें ईयर 1 में 25,000, ईयर 2 में 30, ईयर 3 में 35 ऐसे देने थे, तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। सो अगर आपको ये सारे इंस्टॉलमेंट्स जो है पे करने हैं इन द फ्यूचर, A1 का मतलब क्या होगा, A1 जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कब पे की जाती है, आफ्टर 1 ईयर। तो मान लो आज बात कर रहे हैं, आज से 1 साल के बाद आपको ये A1 अमाउंट ऑफ मनी देनी है, और उसके बाद जो A2 है वो सेकेंड ईयर में 1 साल, उसके 1 साल के बाद वो, उसके 1 साल के बाद वो, उसके 1 साल के बाद, इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 ईयर, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, द गोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी हैव इज लेट्स से P%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज P%। सो P% का मतलब क्या है, P की वैल्यू 10%, तो P की वैल्यू 10। लेकिन जब आप डिस्काउंटिंग वगैरह करते हो तो आप क्या करते हो, ये परसेंट का 100 हटा देते हो। सो हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं R विच इज P डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो अगर आपकी P वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है ये बस बोल रहे हैं कि 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R की वैल्यू क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.1, ठीक है। So that is something that we just wanted to clarify. So writing लिखते time so that there are no confusions, ठीक है। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है P%, ठीक है, ये अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पे करने हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं, A1 1 साल के बाद मिल रहा है, तो आज कितने पैसे जमा करें कि 1 साल के बाद A1 मिल जाए, ठीक है। सो उसको निकालने के लिए आप इसको 1 प्लस जो भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अप्रोप्रिएट आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 100 वो क्या होगा, वैसे करते हो। सो A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। सिमिलरली अब A2, कितना अमाउंट ऑफ मनी बैंक में रखें कि 2 साल के बाद वो A2 हो जाए, सो यू विल डू 1 प्लस R रेज टू द पावर 2। इस तरीके से आप करते जाओगे टिल आप nth जो आपकी वैल्यू है तब तक आप ये चीज नहीं कर दो, ठीक है। सो ये जो है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये एक्चुअली क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, PV, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। इसको लिखने का एक कॉम्पैक्ट तरीका है समेशन यूज करना, ठीक है। जब आप बहुत सारे टर्म्स आपके सम हो रहे हैं तो आप क्या यूज कर सकते हो, समेशन। समेशन माने दिस इज जस्ट अ सिंबल व्हिच टेल्स यू आर समिंग मल्टीपल वैल्यूज जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिफाइंड है, ठीक है। सो ये जो सम है जिसको मान लो हम AN बोल रहे हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, समेशन AI डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज टू द पावर I। और आप यहाँ पे लिख देते हो कि ये जो आपकी आई वैल्यू है ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। सो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो आप 1 से लेके n तक यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। दिस इज एंड योर R वैल्यू इज नथिंग बट P डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी, दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, 4-5 अमाउंट ऑफ सम्स दे सकते हैं आफ्टर पर्टिकुलर ईयर्स, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो बताओ, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। सो वी हैव सीन द एग्जांपल आल्सो इन एक्सेल। ओके, अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ओके पहले ईयर में 25,000 यू पे, सेकेंड में 30, थर्ड में 35,000, राइट। तो अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी है, बट वॉट इफ ऑल दीज अमाउंट ऑफ मनी जो आपको एन ईयर्स तक पे करने हैं या रिसीव होंगे वो सारे सेम हो,
सो ये जो भी कैश फ्लो माने जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो रहा है, कैश फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये जो सारे अमाउंट ऑफ मनी है, मान लो ये सारे सेम है, तो ये एक ही वैल्यू मान लो सेम है, ठीक है। तब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये एक्चुअली क्या बन गया? सो सपोज ये ऑल द ए वैल्यूज, जो भी ऑल द ए आई, A1 A2 A3, ये सारे वैल्यूज क्या हैं? ए, ठीक है। और आपको एन पीरियड्स तक अमाउंट ऑफ मनी जो है इंस्टॉलमेंट्स मिल रहे हैं या आप दे रहे हो, ठीक है। सो एन इंस्टॉलमेंट्स अगर हैं तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? एन्युइटी। एन्युइटी माने एनुअली आपको एक पेमेंट मिल रही है फिक्स्ड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी, ठीक है। व्हेन यू गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट एवरी सिंगल ईयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो आपको ए अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है फॉर अ एन पीरियड टाइम, ठीक है। इसको हम लोग एन्युइटी बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो एन्युइटी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले साल ए मिल रहा है, फिर दूसरे साल भी ए मिल रहा है, ऐसे एन साल तक ए मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ईयर में ए मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये जो सेकेंड ईयर में मिला वो है स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है टिल 1+r⁻n, ठीक है जी। आप इसको क्लोजली देखो, डज इट लुक लाइक समथिंग विच इज फेमिलियर? So we just did a lecture on geometric series. That was our previous video. I will link it down in the description if you want to watch that. So basically ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, राइट? क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज का डेफिनेशन क्या है कि जो भी कोई भी टर्म जो है, every other term is you receive it by multiplying your previous term by a constant ratio या constant number, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर एक वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1/1+r। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, पावर n, ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या है? अगेन दिस वी डिड इन लास्ट वीडियो, so I will not do that entire thing again, so I'll just write the formula कि अगर आपकी सीरीज कुछ इस तरीके की है, ar square, so let me not use r here because it will create confusion, so ak square, इस तरीके की अगर आपकी टर्म है k⁻n−1, ऐसे अगर आपके पास n टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनका जो सम होता है वो क्या होता है? आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, इंटू 1 - k, जो भी आपका कॉमन रेशियो है या कांस्टेंट टर्म है उसको पावर n करो, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय 1 - k, तो जो इस तरीके से आपका सम होता है, ठीक है। सो अब मुझे सेम आइडिया यहाँ पे अप्लाई करना है इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? a/1+r, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, नॉट a, ठीक है। तो दिस वी टू बी केयरफुल। सो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, उसके बाद 1 माइनस जो भी मेरा कॉमन रेशियो है उसकी पावर n, तो यहाँ पे ये n टर्म्स हैं, ठीक है। तो मेरा कॉमन रेशियो क्या है? 1/1+r, तो ये जो कॉमन रेशियो है मेरा, ठीक है, इसकी पावर n करनी है मुझे। सो 1/1+r रेज टू द पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माई कॉमन रेशियो या कॉन्स्टेंट टर्म, सो 1 - 1/1+r। ये जो है दिस इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, या व्हेन योर ऑल द पेमेंट्स दैट यू गेट दे आर द सेम, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो व्हाट यू कैन डू इज ये a/1+r एज इट इज रहेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो 1+r रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय 1+r रेज टू द पावर n, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ न्यूमरेटर का हुआ, डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा? सो 1
प्लस आर माइनस 1, और ये जो नीचे था वो ऊपर चले जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो टेक अ पॉज, ट्राई एंड डू इट कामली. अगर आपको ये नहीं मिला है जो हम कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसका भी एलसीएम लेके इसको एक्सपैंड किया, इसका एलसीएम लेके इसको एक्सपैंड किया, जो जो चेंज होने वाली चीजें उनको आपस में इंटरचेंज करा, एंड नाउ वी हैव दिस. सो आई कैन सी दैट ओके दिस एंड दिस कैन गेट कैंसल्ड. ठीक है, दिस इज वन प्लस आर माइनस 1, सो दिस इज आर ओनली. सो मेरे पास a बाय आर तो बच गया यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद ये चीज गायब है, ये चीज गायब है, ये फाइनली सिर्फ ये बच गया, एंड देन आई हैव दिस. ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज, दिस इज नथिंग बट, एक्चुअली इसको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर रेज टू द पावर n. एक्चुअली मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युइटी वो क्या हो जाएगी, ए जो भी आपकी कांस्टेंट पेमेंट है डिवाइडेड बाय आर जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अप्रोप्रिएट 100 से डिवाइड करने के बाद, आर इज पी बाय 100. ठीक है, into 1 minus 1 plus r raised to the power n. So that is your present value of the annuity. तो अगर आपके सारे values for n periods मिल रहे हैं आपको और सारे amount same है, तो ये आपकी present value होगी. ठीक है, so this was the general concept. ये general concept था. ठीक है, और अगर एक स्पेशल केस हो गया कि अगर सारे पेमेंट सेम हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर होगा ये. ठीक है, अब कोई बोल दे कि भाई हमें जो पेमेंट है वो सिर्फ n पीरियड्स के लिए नहीं मिल रही है, व्हाट इफ वी आर गेटिंग इट टिल इनफाइनाइट. तो इस पर्टिकुलर आइडिया या इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बोलते हैं, जैसे एन्युइटी बोला था कि अगर सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट है, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट इनफाइनाइटली चलती जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुइटी. ठीक है, परपेचुइटी. I hope the spelling is correct, but I'm not sure. But anyways, you guys check. Okay, so perpetuity का मतलब है perpetual. एक वर्ड होता है perpetual, something which keeps going on. ठीक है, so अगर आपको same amount of cash flow A every single year मिलता जा रहा है, and there is no ending, there is no maturity period कि भाई आपको 10 years के लिए ही मिलेगा 10 years. If it can go on till infinity, तो उसको हम लोग बोलते हैं perpetuity. सो अगर आपको कोई परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. सो बेसिकली परपेचुइटी मतलब यहाँ पे ये 1 साल 2 साल 3 साल n ईयर्स तक मिला, उसके बाद भी ये चलता जाएगा. ठीक है, सो यू हैव टू सम एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. तो एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का तो सम ये था, तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आपकी n वैल्यू इनफाइनाइट हो तो ये सम जो है क्या होगा. ठीक है, दैट इज द आइडिया. तो अब देखो फिर, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट होने लगेगी, योर मैच्योरिटी पीरियड इज वेरी वेरी हाई, इनफाइनाइट, देन व्हाट हैपेंस. तो देखो, अगर r जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज ग्रेटर देन 0. अब नेगेटिव इंटरेस्ट तो यूजुअली हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है. ठीक है, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव है, तो आप देखो ये जो टर्म है 1 प्लस आर, इफ यू एड समथिंग पॉजिटिव टू 1, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग विच इज बिगर देन 1. ठीक है, 1 से बड़ी एक चीज मिलेगी, उसकी पावर अगर इनफाइनाइट करोगे तो क्या नंबर आने वाला है, इनफाइनाइट. सो 1 ओवर इनफाइनाइट, 1 ओवर अ वेरी बिग नंबर विल रिजल्ट इनटू समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, राइट. सो ये जो टर्म है ये 0 को टेंड करेगी. ठीक है, तो फिर बच क्या गया 1 माइनस 0. So what is your present value of the perpetuity? A divided by R. ठीक है, so if this is the case, so ये जो 1 plus R raised to the power n है, this will tend to infinity as n tends to infinity. So 1 over 1 plus R raised to the power n will tend to 0. ठीक है, hence जो आपका present value है of a perpetuity, दैट इज नथिंग बट, ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा, a डिवाइडेड बाय r.
A divided by R. That is basically the present value of a perpetuity. ठीक है? So that is how basically, you can decide and find out the present value. ठीक है? अब there is a very small topic again which talks about कि मान लो आपके पास अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. यू हैव मोर देन वन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. अब उसमें अगर आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं कौन से प्रोजेक्ट के साथ जाऊं या मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं. ठीक है? सो द बेसिक आइडिया इज आप क्या चाहते हो कि जो भी आपकी अमाउंट ऑफ मनी है आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो. ठीक है? बट जब आपको पैसे अलग अलग साल में मिलते हैं ना तो हमारा माइंड एक तो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं. ठीक है? कि मैं अगर आपको पूछ लूं कि 4 साल बाद 1,000 रुपए मिलना अच्छा है या यू नो 2 साल बाद 500 रुपए मिलना, विच इज अ बेटर सिचुएशन. ठीक है? सो इफ आई आस्क यू आफ्टर 4 years if you get 1,000 rupees or after 2 years you get 500 rupees, which is a better situation, which one should you choose? So हमें लगता है कि ठीक है, हाँ 1,000 rupees are a bigger sum, so let's choose that. But उनका टाइम फ्रेम अलग अलग है. एक आपको 2 साल के बाद मिल रहा है, एक आपको 4 साल के बाद मिल रहा है. सो व्हेन यू हैव सच अ सिचुएशन देन हाउ डू यू कंपेयर कि विच प्रोजेक्ट शुड यू गो फॉर. ठीक है? सो उसमें बहुत ही सिंपल फंडा है जो आप यूज कर सकते हो. सो व्हेन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्ट भी है. मान लो बिजनेस प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप कुछ सम लगा रहे हो, स्टार्टिंग में आप अपने जेब से पैसे लगाते हो या फंडिंग उठाओगे, कुछ भी करोगे. ठीक है? आपने पैसे का आउटफ्लो किया, दी यू स्पेंट मनी, और उसके फिर कुछ टाइम के बाद कैश फ्लो आना शुरू होगा, आप पैसे कमाना शुरू करोगे. ठीक है? तो क्या करें, किस तरीके से करें? सो वेन एवर देर इज अ कैश आउटफ्लो देर इज अ नेगेटिव टर्म. नेगेटिव मतलब आउटफ्लो, पॉजिटिव माने इनफ्लो. इस तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं. सो वेन एवर यू कंफ्यूज बिटवीन एनी प्रोजेक्ट, चूज द वन जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ में कंसिडर करना है. ठीक है? सो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, वो वाले आप प्रोजेक्ट को चूज करो. चूज द प्रोजेक्ट विच हैज द हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, जो भी आप बोलना चाहो. ठीक है? सो दैट इज वन क्राइटेरिया. ठीक है? सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. लेट मी शो यू एंड दैट विल हेल्प clarify that. All right. So as an example of, what if you have to choose between different investment projects, yeah, in general. So how will you proceed with that? So, okay. So let's say, we have an example. So मेरे पास 2 projects हैं. ठीक है? किस तरीके के projects हैं? दोनों projects में year 0, meaning today आपको आज के दिन क्या करना पड़ेगा? आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं. ठीक है? प्रोजेक्ट ए में भी और प्रोजेक्ट बी में भी. ठीक है? And then what happens? So basically, this is your project A, this is your project B. ठीक है? तो प्रोजेक्ट 1 जो है उसमें क्या करना है? पहले आज के दिन 1,000 रुपए आप खर्च करो. 1 साल के बाद आपको फिर एवरी ईयर आपको 500 रुपीज मिलेंगे फॉर 3 years. सो फर्स्ट ईयर में भी 500 रुपए, दूसरे में भी 500 और तीसरे में भी 500 रुपए. 500 रुपीज यूल गेट. ठीक है? प्रोजेक्ट 2 जो है वो किस तरीके का है कि आज जो है आपको 1,000 रुपीज पे करने हैं. अगले 1 साल कुछ नहीं मिलेगा. 2 साल के बाद आपको 1,000 रुपीज मिलेंगे सेकेंड ईयर में. एंड जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपको 1,000 रुपीज मिलेंगे. सो अब सिर्फ जस्ट बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स, ऐसा तो नहीं है कि आई कैन जस्ट ऐड कि भाई पहले प्रोजेक्ट में तो 1,500 रुपए मिलेंगे टोटल और दूसरे प्रोजेक्ट में 2,000. सो लेट्स जस्ट चूज दैट. नहीं, बिकॉज ओवर टाइम द वैल्यू चेंजेस बिकॉज ऑफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तो प्रेजेंट वैल्यू अलग होगी, बहुत कम है तो प्रेजेंट वैल्यू अलग होगी. तो इन दिस केस हाउ डू यू डिसाइड कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जो भी आपके सारे के सारे अमाउंट ऑफ मनी है उसको आज के वैल्यू पे लेके आओगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आओगे. सो जो पैसे आपने आज खर्च किए हैं वो तो आज ही खर्च किए हैं, सो उसको तो किसी वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं है. जो आपको ईयर 1 में मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सो उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो भी 500 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस वट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई हैव अज्यूम्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. सो 10% से 1 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 1 ऐसे निकाला.
सो ये 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है 454। ऐसे ही जो ईयर 2 में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू और कम है, जो ईयर 3 में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू और कम है। तो आपको दिस इज लाइक A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, A2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर 2, A3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर 3, ऐसा है। अब आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू, या जिसको या बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो निकालनी है। तो आप क्या करो, जो भी आपका टोटल वैल्यू है, ये 1000 है, ये भी आज के टाइम पे है, ये भी आज के टाइम पे, ये भी आज के टाइम पे, ये भी आज के टाइम पे। सो व्हाट डू, यू जस्ट ऐड ऑल दीज नंबर्स। व्हेन यू ऐड ऑल दीज नंबर्स, दिस इज नथिंग बट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो सम है ये क्या है, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू नेट माने जो आज खर्चे किए हैं वो भी इंक्लूडेड है। सो ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई 243 रुपीज। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्वेस्ट करके या पैसे मिला के जो टोटल आपको प्रॉफिट होने वाला है आज के दिन, वो कितना होगा 243 रुपीज पॉइंट समथिंग। जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें अगर अंडरस्टैंड करना है कि कितना खर्चा हुआ या कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ईयर 0 में ईयर 0 में कितना खर्चा हुआ 1000, ईयर 1 में कितना मिला नथिंग, सो उसकी प्रेजेंट वैल्यू नथिंग। फिर ईयर 2 में कितना मिला उसको कैसे निकालोगे, दिस पर्टिकुलर 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ईयर 2 में मिल रहा है तो पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो ईयर 3 में 1000 रुपीज मिल रहे हैं इसकी वैल्यू आज के दिन कितनी होगी, you will just do 1000 divided by 1 plus whatever is your rate of interest raised to the power 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई और ये वैल्यू होगी। तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यू विल जस्ट ऐड ऑल दीज 3 numbers। व्हेन यू ऐड दिस यू गेट व्हाट 577.761082, ठीक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज करोगे जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसमें ज्यादा है, आपके सेकंड प्रोजेक्ट में। सो यू चूज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में चूज कर सकते हो, ठीक है। देयर इज अनदर क्राइटेरिया विच इज the criteria of internal rate of return. So let me just tell you what is internal rate of return, and अगर दो projects को choose करना है, so which project you have to choose. So let's just go back to the other screen now. So we've understood किस तरीके से दो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स या मोर देन लाइक वन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कैसे चूज करना है, जिसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है, चूज दैट वन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक सिमिलर क्राइटेरिया है विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो पहले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट सच दैट अगर आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर रहे हो अपने डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स को डिस्काउंट करने के लिए, तो ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका यूज करके अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, 0, ठीक है। सो इट इज अ interest rate that will make the present value of all the payments 0। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको अगर यूज किया जाए डिस्काउंट करने के लिए तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी, 0, ठीक है। सो जैसे मान लो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पीरियड में आपने A1 A0 मिला, फिर A1 ऐसे चल के डिफरेंट डिफरेंट मान लो n पेमेंट्स हैं, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, तो ये टोटल n पेमेंट्स हो गए। इसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ईयर 0 में मिल रहा है तो इसको डिस्काउंट नहीं करना, सो 1 प्लस आर ऐसे करके 1 प्लस आर रेज टू द पावर n-1। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये सारे जो n पेमेंट्स है उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। आपको क्या चाहिए कि भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 करनी है, तो वो आर कौन सा यूज करें कि ये जो है चीज ये 0 आ जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो अगर आपको चेक करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या किस तरीके के सिचुएशन में जाना चाहिए,
तो आप क्या करो, जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उसके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए अलग अलग अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू को 0 कर रहे होंगे, वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। सो फाइंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड कंपेयर देम, उनको कंपेयर करो, ठीक है। एंड कौन सा प्रोजेक्ट चूज करो, चूज द प्रोजेक्ट which has the highest internal rate of return, which has the highest RRR। तो जैसे हम लोग चूज कर रहे थे कि जिसमें प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे हाई है, उस प्रोजेक्ट को चूज करो, ऐसे ही चूज द प्रोजेक्ट which has the highest internal rate of return, ठीक है। that is basically the idea and both of them will be giving you basically similar results, ठीक है। so yeah, so what did we understand today? प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में चूज कैसे करना है, व्हाट इफ यू हैव एन एन्युइटी, व्हाट इफ यू हैव अ परपेचुइटी, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा। वी यूजिंग सम एग्जांपल्स आल्सो, वी डिड सम एक्सरसाइजेस ऑन एक्सेल आल्सो। So that is basically your entire discussion on present discounted value and investment projects. So yeah, with that we are done with the this particular topic in this particular chapter. अब हम लोग जो है continuity and differentiability के implications क्या क्या होते हैं, what are some of the important theorems, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे in our next video. So I hope you were able to understand and you enjoyed watching the lecture. And if you did, please consider subscribing to my channel. And please, let me know in the comments if you're able to understand and, like the video as well and share it with your friends because, your exams are coming, everybody can study together. So, yeah. So till, we meet again. Thank you so much and have a good day.